पाताल लोक का इमरान, रॉकेट बॉय का विक्रम और अधूरा का अधिराज, ये सब आज हमसे मिलने आए हैं। आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं, ये सारे शानदार किरदार निभाए हैं इशफाक सिंह ने। वो आज हमारे साथ हैं और एक बहुत ख़ास बातचीत आज उनसे साथ होने जा रही है। तो मोस्ट वेलकम इशफाक। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी तारीफ़ की मेरी और बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऑफिस आके। व्हाट अ लवली नाइस एंड ओपन ऑफिस यू हैव। या और मुझे आपके सारी बातचीत से पहले ना जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, आपका नाम बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होता है इशफाक? ईश्वर का वाक्य। ओह, तो ये आपके पेरेंट्स ने स्पेशली, या होता है ग्रैंड पेरेंट्स ने रखा होता है? किसने रखा आपका है? ओके जी। तो अभी आपकी फिल्म जो है अधूरा बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उसके सीन है वाटर में, आपके अंडर वाटर जाके जो आपने दिए हैं उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि आपने उसके लिए स्पेशल क्या, क्योंकि एक एक्टर के तौर पे फिजिकली बहुत ज़्यादा लग रहा था इन्वॉल्व होके ऐसे सीन दिए जा सकते हैं। हाँ, मतलब ट्रेनिंग तो यही थी कि मैंने स्विमिंग की, काफ़ी ट्रेनिंग स्विमिंग तो आती थी मुझे, लेकिन एक क्योंकि वो एक स्विमर है तो मैंने काफ़ी टाइम स्विमिंग सीखी एक कोच से और रेगुलरली सीखी, और थोड़ा अपना सांस रोकने की जो एक ड्रिल्स होती हैं अंडर वाटर लैप लेंस लैप्स करना, वो सारा। तो लेकिन वो फिर एक क्या हुआ कि ये लकीली जब मैं कास्ट हो गया था बहुत शूट करने के 1-1.5 साल पहले, तो मैंने तभी ये ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। फिर एक काफ़ी गैप आ गया, तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, सेकेंड वेव, और पूल्स, कोई स्विमिंग पूल का एक्सेस नहीं था, मैं बाकी चीज़ें शूट कर रहा था। लेकिन ये चीज़ अच्छी हुई कि मैंने इसकी ट्रेनिंग पहले से शुरू कर ली थी, और फाइनली जो शूट हुआ वो इतना चैलेंजिंग था कि जो देवर लाइक स्कूबा डाइवर्स इन अ पूल, और वो नीचे मुझे खींचते थे, फिर नीचे मुझे वो पूरी परफॉर्मेंस करनी होती थी अंडर वाटर सांस रोक के, एंड फाइनली आई हैड टू गो लिम्प, एंड देन वैसे फ्लोट करना अंदर, पानी के अंदर ऐसे रहना होता था कुछ सेकंड, एंड देन ऐसे दिखा के एकदम से अब मुझे होश आ गया है, ऊपर आना होता। तो आई यूज्ड टू बी, आई थिंक 12-13, काफ़ी डीप पूल था, तकरीबन 20 फुट का था, तो ऑलमोस्ट नीचे होता था मैं भी उन्हें कहता कि पूरा मुझे नीचे ले जाओ ताकि एक हम कर सके अच्छे से उस सीन को। चैलेंजिंग था। एक सीन के बाद मेरे डायरेक्टर ने बोला ऐसा लग रहा था तो तुम तो डूबने वाले थे। मैंने क्योंकि मैं सच में डूबने वाला था मतलब कहाँ तक, बट इट वाज वेरी रिवॉर्डिंग, बहुत मज़ा आया वो करने में। कुछ मैं भी प्रिपेयर्ड था, हम धीरे धीरे करके हमने किया। देयर वर ऑल दी स्कूबा डाइवर्स, देयर वाज इनफ यू नो प्रिकॉशंस टेकन। तो और इसको हमने 2 पार्ट में शूट किया था। सेकंड पार्ट जो लेंस आप देखते हैं वो जो लैप्स वो कर रहा है मेरा कैरेक्टर, वो हमने ऊटी में किया था, बिकॉज दैट्स वेयर द इंटीरियर हैड टू बी शॉट। और वहाँ ऐसी चीज़ हुई कि वो द पूल वाज सपोज टू बी हीटेड, लेकिन कुछ हमने एक दिन पहले आई थिंक पुल अप कर लिया अपना शूट, वो पूरे तरह से गर्म नहीं हुआ। मैं पानी उसमें उतरा, मैंने कहा ये तो हीटेड तो नहीं है तो वो आपने वो ठंडे पानी में किया? 4 घंटे ठंडे पानी में। ओह माय गॉड। उस दिन फिर मेरे और मेरे डायरेक्टर्स को लगा कि अब ऐसे कैसे कराएं, बेचारे को तौलिया दे दिया, मतलब हीटर लगा दिया, सब कर दिया, तो काम नहीं कर रहा। उन्हें पता है कि ये कैसे काम करेगा। उन्हें कहा तेरे को आज मटन बिरयानी मिलेगी। ओह अच्छा, मटन बिरयानी की शर्ट पे आप उस पर कूद गए? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कुछ रिवॉर्ड तो मिल रहा है। उसके बाद के इम्पैक्ट क्या हुए, क्योंकि ऐसी चीज़ों के बाद इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आते हैं? नहीं, मुझे ये मेरी जो एक हो जाता है। अब ये आप किसी भी एक्टर से पूछेंगे ना, मतलब अगर मैंने ट्रेनिंग थोड़ी कम भी की होती तो भी उस टाइम जो एक परफॉर्मेंस का जोश होता है आप कर जाते हैं। कोई इतनी चीज़ें उतना आपको, चाहे अगर सांस रोकना है या ठंड बर्दाश्त करनी है, वो एक्टर्स के अंदर एक अलग पावर, एक स्ट्रेंथ बन जाती है कि आप, हाँ ये तो कॉमन है किसी, मतलब आप कितने एक्टर से पूछिए, स्पेशली द गर्ल्स हैव टू ब्रेव इट सो मच। सर्दी, वो जो पहाड़ों की सीन पे वो शिफॉन की साड़ी लहराते हुए, एंड इट्स विंडी गस्ट्स टू टॉलरेट ऑल ऑफ दैट, एंड ऐसे मैंने पहले भी किया हुआ है, बट हाँ दिस वाज वेरी चैलेंजिंग टू बी इन दैट कोल्ड वाटर फॉर 4 आवर्स एंड टू डू दोज लेंस एंड ऑल द पैंटिंग एंड हीविंग। चैलेंजिंग था। आपका काम हमने रॉकेट बॉयज़ में भी देखा था, जो बहुत तारीफ हुई थी उसकी, और एक बूम सा था कि कौन है ये। फिर सबको लगा कि नहीं, इस लड़के ने बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छे किरदार भी किए हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज होने लगे सारे, रंजना से लेके वो सब आए सामने।
बट मुझे ये था कि जितना मैंने आपके बारे में समझा और पढ़ा, आप आर्किटेक्ट रह चुके हैं और आपने पढ़ाई करी है, तो एक आर्किटेक्ट होने के बाद एक थिएटर आर्टिस्ट होना, देन फिर एक्टिंग में आप पूरी तरह से बॉलीवुड में आप मतलब इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लिया आपने और आपको अभी नेम फेम दोनों मिल रहा है, लेकिन वो चेंज कैसे आता है कि एक आर्किटेक्ट होते हुए एक्टिंग की ओर कैसे लगा था कि नहीं ये करना है? दैट्स द आई थिंक रियलिटी ऑफ आवर टाइम्स. आजकल द एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़. इफ़ यू अगर आप अपने आसपास चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें, देयर आर रिसोर्सेज, देयर कनेक्शंस. आई मीन एक काफ़ी टाइम पहले ऐसा होता था कि मतलब आई थिंक बिफोर द सोशल मीडिया एरा एक आपको पता ही नहीं होता था कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहाँ जाऊँ. बट वही बात है कि आज अगर आप इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें तो आप कितना कुछ एक मतलब एक अगर डिज़ायर हो तो चीज़ें मिल जाती हैं. मुझे एक हमेशा से एक सही मेंटोर चाहिए थे, तो जो कि मुझे मिले अस्मिता थिएटर ग्रुप में, मिस्टर अरविंद गौड़, और उनके साथ मैंने बड़े साल काम किया. और इस तरह आई थिंक इसका मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा. बट मुझे लगता है हमेशा अगर एक आदमी का विल हो, एक आपको एक चीज़ की डिज़ायर हो, तो आप कहीं ना कहीं कर लेते हैं. या आजकल इन रभी जो फिल्म आई है अभी, जैसे काजोल की और तमन्ना भाटिया, इनकी नो किसिंग पॉलिसी बहुत चर्चा में है कि इन्होंने ब्रेक किए हैं किरदार के लिए कि आप पर्दे पे करते हैं. तो मुझे वही था कि एक आप पैशनेट एक्टर हैं, आपने अपना उस करियर को पीछे छोड़ा और एक्टिंग के पैशन को आगे बढ़ाया, तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी के साथ आप भी चल रहे हैं? कई बार होता है एक्ट्रेस को, जैसे कि रणबीर कपूर जब आए तो उन्होंने न्यूड सीन एक टॉवल के साथ दिया, एक सीन था उनका तो सांवरिया में, तो क्या मतलब ऐसी कोई पॉलिसी के साथ आप भी चलते हैं कि नहीं ये वाला करना है, ऐसे नहीं करना है? आई थिंक काफ़ी टाइम एक्टर्स भी एक्सेप्शन तभी उनको एक सिचुएशन लगती है कि ये कर लेना चाहिए, अपना जो रूल ब्रेक कर लेना चाहिए अगर लगे कि हाँ यार ये स्क्रिप्ट में इट इज़ एडिंग टू द स्क्रिप्ट, वेदर इट्स न्यूडिटी, वेदर इट्स एन इंटीमेट सीन, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ऑफ नहीं लगता. आपको लगता है हाँ यार ये तो है, क्योंकि आप इतने इन्वॉल्व होते हैं अपने काम में, तो आपको लगता है यार ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ, ये तो मेरा कैरेक्टर इस तरह से करेगा ही बिहेव. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इफ इट्स अ पार्ट ऑफ इंटेग्रल टू द स्क्रिप्ट देन इट नेवर स्टैंड्स आउट एज और बॉदर्स यू. तो अभी आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इसके बाद किस उसमें, क्योंकि मैंने आपके जो थिएटर का काम जो आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो किरदार बहुत डीप हैं और बहुत अच्छे से हैं, मतलब डिटेल के साथ और डेप्थ के साथ. ऐसे क्या किसी रोल के लिए आप अभी वेट कर रहे हैं या ऐसी कोई प्लानिंग हो चुकी है जो हम आपको जल्द देखेंगे? I think पाताल लोग, रॉकेट बॉयज were both very authentic and they were very layered, and जिस तरह के प्लेज में थिएटर में स्टेज पे करता था उसी तरह के कैरेक्टर्स हैं. बट आई थिंक जो बाकी भी क्या होता है कि ये whether it's commercial, whether it's a more mainstream film, commercial word I don't, difficult to sort of अंडरस्टैंड व्हाट दैट वर्ड मीन्स, बट आई थिंक मेन स्ट्रीम कह सकते हैं, जिसमें कुछ फिमिलियर प्लॉट्स होते हैं और उसमें आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन शायद थोड़ी लिमिटेड होती है. हर जगह जो मेन चीज़ मैंने थिएटर से सीखी है, स्टेज पे सीखी है, और आई थिंक हर जगह एप्लीकेबल है, एक कॉमन चीज़ है, वो है आप अपने कैरेक्टर को कैसे अप्रोच करते हैं और जो आप कहानी बता रहे हैं क्या. बिकॉज ऑल द प्लेज ऑन स्टेज जिसमें हाँ एक अच्छी राइटिंग होती थी, मास्टर्स के प्लेज होते थे, लेकिन कई बार हम खुद भी प्लेज लिख के परफॉर्म करते थे. अच्छा. उनमें जो कॉमनैलिटी थी ये थी कि आप लॉजिक की बात करते थे, आप सोसाइटी की बात करते थे. सम just very light hearted plays, while some were on very serious subjects like child abuse and all those things, या डोमेस्टिक वायलेंस. तो फ़र्क ये होता है कि आपको जिस कहानी को आप बता रहे हैं उसे ऑनेस्टली बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं. वो राइटिंग पे भी एप्लीकेबल है और एक्टिंग पे भी. हाँ, तो उसी तरह से आई थिंक वो जो कैरेक्टर को और आपके बिहेवियर को और परफॉर्मेंस को उसी दायरे में रखना चाहिए, उस जॉनरा के दायरे में, उस कहानी के दायरे में, ताकि आप उस चीज़ को जो मैसेज है उसको साफ शब्दों में आराम से क्लियरली पोर्ट्रे कर सकें. जी, कनेक्शन बन सके आपके ऑडियंस के साथ, एज अपोज टू गोइंग फॉर अ स्टाइल और गोइंग फिक्सेटेड विद कि मुझे तो जी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इस तरह की एक्टिंग करनी है, उस तरह की एक्टिंग करनी है. मुझे लगता है कहानी से आपकी परफॉर्मेंस बाहर निकलती है.
आपका आप इरफान खान, नसीर साहब और इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, इवन बहुत बड़े एक्टर्स हैं वो। और इरफान खान को तो मतलब बहुत ज़्यादा, अभी वो है नहीं लेकिन फिर भी उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो अब दोनों आर्टिस्ट बहुत सीनियर हैं और काम बहुत अलग अलग हैं इनके। तो आप जब इनको अपने देखते हैं तो इनकी कौन से इनपुट या इनमें क्या डिफरेंस लगता है? आपने मनोज वाजपेयी जी के साथ भी काम किया, तो एक इंस्टीट्यूट हैं पूरी तरह से ये लोग। तो कभी ऐसी कोई चीज़ उन्होंने बताई या ऐसी सिखाई, आपको लगा कि नहीं ये चीज़ ऐड ऑन हुई है मेरे साथ? हाँ हाँ, सो मेनी थिंग्स। आई मीन मैंने तो आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ क्या होता है कि जब आप इनके इंटरव्यूज़ सुनते हो, जब आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखते हो, तो आपको एक रीअश्योरेंस मिलती है कि हाँ, जो मैं सीख रहा हूँ और जिस डायरेक्शन में मुझे पुश किया जा रहा है, चाहे स्टेज पे या जो मेरे डायरेक्टर्स बता रहे हैं वो सही है, और जो मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ वो सही है। एक बड़ी अच्छी सी बात है जो हमें स्टेज में भी सिखाई जाती थी और जो नसीर साहब ने बोली है और इन सब एक्टर्स के उसमें मुझे देखने को मिलती है, वो ये है कि एक्टिंग ज़िंदगी से आती है। दूसरी फिल्में देख के नहीं और यहाँ से वहाँ से नहीं। हाँ, तो वहाँ से आपको रियल लाइफ रिसोर्सेज से आप जितना बोरो करें वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल होता है, पर्सनल होता है, और उस चीज़ में मज़ा भी आता है। हमने गोविंदा का इंटरव्यू है बहुत पुराना, उन्होंने पूछा गया है कि आप ये जो किरदार करते थे ये कैसे कोई डायरेक्टर सिखा सकता है कि अब ये बोलना है। तो उन्होंने सीधा बोला कि जो जो किरदार थे, कोई अंकल था उनका, कोई पड़ोसी था उनका। तो आप भी ऐसे सारे किरदारों को नोट करते हुए चलते हैं कि क्या डालना है आगे? नहीं, नॉट ऑलवेज। समटाइम्स इट्स अ लॉट ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है, वो एक डिमीनर दूसरे का लाना। मेरे को इंटरेस्ट ये रहता है कि ये जो आदमी, अगर मैं किसी से बोरो भी करता हूँ तो मोर देन द एक्सटर्नल मैनरिज्म, मुझे जो इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि इसका थॉट क्या है, इस आदमी की पर्सनैलिटी क्या है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, एंड टू बोरो दैट थॉट प्रोसेस, उसके जज्बातों को समझ के वो एसेंस को बाहर दिखाना। अगर कुछ मुझे लगता है कि रिलेटेबल है, जैसे अगर मुझे लगे कि हाँ यार ये कैरेक्टर तो एकदम मेरे भाई जैसा है, तो मुझे पता है क्योंकि हाँ ये जो सिचुएशन लिखी है मेरे भाई या मेरे दोस्त ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, मैंने अगर ना भी की हो और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, तो कहीं ना कहीं वो मेरा अपना हो जाता है क्योंकि मुझे उसकी एसेंस पता है। अच्छा, उसका भाव ये था। हाँ, तो आप उसे फील करके बिल्कुल करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार कितनी बार आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, वो आपको बात बताते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हुआ और ये हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मूव करती है कि नहीं करती, छूती है कि नहीं छूती, वो रिसोर्स आपका बन जाता है। हाँ, वो महसूस करने लग जाते हैं कि अच्छा यस, ऐसा हुआ था। एब्सोल्युटली, वो एक्सपीरियंस आपका हो जाता है। आपने अभी बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो एक अब ये आउटसाइडर तो नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में आप हमें दिख रहे हैं और पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा स्टार्टिंग में जब आप आए तो एक आउटसाइडर वाला फील या स्ट्रगल का ऐसा कोई मोमेंट जो लगा हो कि नहीं ये तो नहीं सोचा था, या ऐसी इंडस्ट्री पता नहीं थी या होता है, कैसे कैसे हो गया? चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं। आई थिंक एवरीवन फील्स लाइक यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। आई थिंक इन एवरी प्रोफेशन टेक्स अ वाइल। आई थिंक थोड़ा समय लगता है कि आपको लगे कि हाँ यार, बट आई थिंक इंडस्ट्री इज़ बिन वेरी काइंड टुवर्ड्स मी। जब मैं वो छोटे रोल्स कर रहा था तभी मुझे लगता था कि शायद मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ, और टाइम के साथ जैसे मैं बढ़ता गया, जैसे मुझे लगा कि हाँ मेरी क्राफ्ट इम्प्रूव हो रही है, मुझे बड़े रोल्स मिलते गए। पाताल लोक के बाद तो नो वन वॉन्टेड इट टू मी। लेकिन क्या है कि इस इंडस्ट्री के बारे में मैं कमाल की बात बताता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि कोई डायरेक्टर, राइटर, एक्टर अच्छा काम कर रहा है, all the masters will reach out to you, all the gods, and they pour out love. They say some of them have given me work, so I'm very grateful. I think जो talented, जो कोई चीज़, किसी का काम अगर अच्छा लगता है तो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से उन्हें वेलकम करते हैं। ओके, दूसरा ये कि आपकी फ़िटनेस को लेके आप बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, और आपकी हमने शर्टलेस फ़ोटोज़ भी देखे हैं सोशल मीडिया पे जिनमें बहुत सारे लाइक्स हैं। तो इस फिटनेस के लिए ख़ास कोई तरह की डाइट लेते हैं, मतलब एक होता है ना, हमने कभी क्रेजी डाइट फॉलो करी हो या ऐसा कोई फॉलो करा आपने? बहुत साल हो गया, मैं सिर्फ क्लीन ही खाता हूँ, और मुझे हालांकि आई एम अ फूडी बट कंट्रोल्ड रहता है। ऐसा मेरा कोई बहुत ये नहीं है कि मैं कार्ब्स छोड़ दूँ या फिर रोटी चावल ना खाऊँ। मैं बहुत नॉर्मल खाना खाता हूँ, लेकिन क्लीन खाता हूँ, और कंसिस्टेंटली मैं क्लीन खाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना साफ़ सुथरा खाना खा सकूँ, रेगुलरली एक्सरसाइज करूँ। अभी जैसे मुझे देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं कोई फिटनेस फ्रीक हूँ, बिकॉज एन एक्टर हैज़ टू, जिस तरह के आप रोल करते हो आपको उस तरह से आपको अपनी बॉडी, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी ऑल्टर करनी पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत शौक है जिमिंग का और मस्कुलर फिजिक रखने का, लेकिन वो
जिस तरह की रोल के हिसाब रोल मैं से करता हूँ वो involve होता है। हर बार पॉसिबल नहीं होता टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल। अभी मनोज वाजपेयी जी ने खुलासा किया था कि उन्होंने 14 साल से डिनर नहीं किया है और इसका कोई रोल से जरूरी नहीं था, बस वो फिट रहने के लिए उन्होंने अपने फादर की डाइट को फॉलो करते हुए जो 14 साल से डिनर नहीं करना। तो मेरा मतलब कि ऐसी कोई क्रेजी है, ऐसी कोई आपको टिप्स मिलें किसी रोल के लिए कि ऐसा करो? दैट्स अ मंत्रा है, इट्स सो ब्यूटीफुल दैट ही सेड इट। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। डाइट एक ऐसी चीज़ है कि आप तरह तरह की डाइट ट्राई करें एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू शुड फॉलो दैट, यू नो व्हाट कीप्स यू एनर्जेटिक। यही तो मुद्दा क्या है कि मतलब आई शुड डाइट फिटनेस का मेन पर्पस है दैट मोर देन लुकिंग अ सर्टन वे कि आई शुड फील एनर्जेटिक, मैं अच्छा काम कर सकूँ, ज़्यादा काम कर सकूँ, मेरा मूड अपबीट रहे, यू नो। मेन थिंग इज दैट इज़ फॉर मी द प्राइमरी आइडिया ऑफ being regular with my fitness and diet. So a lot of people have said this that we, and I also I think जब मैं dinner अपना cut down करता हूँ तो I feel much better the next morning as opposed to sleeping, you know, with having a heavy meal and then you know you feel like uncomfortable throughout the night. तो आप दिल्ली के हैं तो अभी तो पेरेंट्स को भी बहुत खुशी मिल रही होगी कि लड़का हमारा छा गया है टाइप। और तो अभी मतलब जब कैसा फील होता है पेरेंट्स का? लेकिन आप जब गए होंगे तो बहुत मुश्किल होगी एक अच्छा सेटल करियर छोड़ के एक स्ट्रगलिंग के लिए जाना, तो और दूसरा दिल्ली का खाना, ये दोनों चीज़ें कितनी मिस करते हैं मुंबई में? मैं से मेरा कोई वो नहीं है कि मैं चला गया और हाँ कोई वनवास पे चला गया या फिर मतलब मैं वापस आता रहता हूँ और अभी जैसे आया हूँ कोई मुझे लगता है आजकल आई मीन इट्स फॉर वर्क, पीपल हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस एंड एवरीवन अंडरस्टैंड। मतलब माय पेरेंट्स मोर देन मी, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब अगर करना है तो भाई जाके करो, इतना कोई इसमें सोचना क्या है। और हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा आई कैन सेंस द प्राइड, द हैप्पीनेस उनकी आंखों में दिखता है, वो बहुत खुशी मिलती है जब वो देखते हैं कि शो अच्छा हो रहा है और मेरा नाम हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक हाउ एनी पेरेंट्स वुड रिएक्ट, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। इट्स तो प्रॉब्ली द अभी- बिगेस्ट रिवॉर्ड। तो इशफाक फिर हम आपको नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट इसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं? क्या किस में देखने, कौन सा बड़ा आने वाला है? I have a film, actually a couple of films, and they will all start rolling out एक के बाद एक next month onwards hopefully. ओके And I'm in Maiden Heaven season 2, so अभी सबसे पहले I think you'll see me in that. And then sooner or later Patal Lok season 2. दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस। तो अभी इशफाक ने हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी, हम उन्हें पाताल लोक सीज़न 2 मेड इन हेवन में भी देखने जा रहे हैं। तो बहुत सारे शानदार किरदार हमें आगे भी दिखाई देंगे और इशफाक आप ऐसे ही बहुत सारे किरदार करते रहें और आपको बहुत सारी कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। Thank you.